सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। इससे पहले के फतवे पर आऊं, पहले कुछ लिखा है उसे सुनिए। कहां लिखा है कि फितने रोज़ो शब में, कहां लिखा है कि फितने रोज़ो शब में मैं अपना ज़हनो दिल ख़राब करूं। जिए जाने की अज़ियत ही क्या कम है, फिर उस पे और मैं अज़ाब करूं। है मुक़द्दर यहाँ बच्चों का महज अंदेशे, करूं तो कैसे उनका हम सफ़र किताब करूं। चहारसू है फैली जो मुफलिसी की रिदा, तो क्यों ना हाकिम शहर का एहतसाब करूं। है फिर भी मुतमईन मसीहा मेरा क्या कहने, बताओ कैसे बेहिसी का मैं इलाज करूं। हुकूमती दावे अवाम को रिलीफ देने की तमाम तर बोरिंग बातें एक मरतबा फिर धड़म तख्ता हुई और वही हुआ जो स्क्रिप्ट का तकाजा था। हर मरतबा जो झूठ बोला जाता है वो एक और मरतबा बोला गया। तो पिछले 3 साल में अगर झूठ बोलते चला जा रहा है, अगर एक मरतबा और बोल दिया जाएगा तो क्या मसला हो जाएगा। इसलिए बोल ही दिया है मेरे सरकार ने। पेट्रोलियम के बाद अब बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। और आप याद कीजिए पिछले प्रोग्राम में मैंने क्या ये नहीं सुनाया था आपको नवीद शौकत तरीन साहब की, कि हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। क्या ये ऐलान खुद इमरान खान साहब की वज़रा की जानिब से सामने नहीं आया था? जी बिल्कुल आया था। तो अब फी यूनिट 3 रुपए का हलाल इजाफा फरमा दिया गया है, क्योंकि पिछली अदवार में जितने इजाफे थे वो सब हराम हो रहे थे। क्योंकि उस वक्त वज़ीर आज़म ना इमरान खान था, ना ही वज़ीर ख़जाना ये थे, ना ही कोई और वज़ीर जो है वो पिछली हुकूमत में था। आवाम के लिए लेकिन मसीहा की नसीहत वही है कि आपने घबराना नहीं है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। इदारा शुमारियात ने गिरानी की तस्दीक करते हुए बता दिया है कि महंगाई की शरह इस हफ्ते 13.31% तक बढ़ गई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे इस पाकिस्तान में कोई थरथरी मच जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी, वज़ीर आज़म नोटिस ले लेंगे, तो ख्याल आपका बिल्कुल गलत है। किसी अच्छे से दिमागी डॉक्टर से रुजू कीजिए। इसलिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हफ्तावारी छुट्टियों पर नथिया गली गए हैं। हो गया काम। दूसरी जानिब नस्ला का मसला, जैसा मैंने कहा था, अगर आप आरफीन नामा के सब्सक्राइबर हैं तो ठीक है और नहीं है तो सानू की। लेकिन मैंने पहले दिन बता दिया था कि नस्ला का मसला हल करवाना ये हुक्मरानों की ज़रूरत है। बिल्डर माफिया एक से एक पैंतरा चलेगी और बिल्कुल जिस तरह से मैंने प्रिडिक्ट किया था वही सब कुछ होता चला जा रहा है। बिल्डर माफिया की भागदौड़ रंग लाई है। बिलावल साहब के बाद वायसराय सिंध भी फुर्तियां दिखलाते नजर आए हैं। नस्ला टावर को रेगुलराइज कराने का इंदिया दिया है। और कवर कितना खूबसूरत है, आड़ कितनी खूबसूरत ली गई है कि हम चाहते हैं कि सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ हो। अब इस पे आप गला फाड़ के हा ही कहेंगे। शहर का सत्यानाश हो चुका, शहर में गाड़ी चलाने के लिए सड़क मुयस्सर नहीं है। वायसराय सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने एक के बाद दूसरा मंसूबा गिनवाते हैं। आज सुबह जब मैं कुछ पढ़ने की अदाकारी फरमा रहा था तो मुझे एक टेलीफोन आया, बताया कि भाई वो आपकी DSNG भी आई हुई है और वायसराय सिंध भी दौरा फरमा रहे हैं। उसके बाद जो मैंने कहा मैं यहाँ नहीं कह सकता, आप समझ लीजिए मैंने क्या कहा होगा। वायसराय सिंध के आने की वजह से जो फुर्तियां हो रही हैं, मैं हैरान हूं कि वायसराय की गाड़ी जब मेरे इलाके में आई होगी, वहां तो घोड़ा चलता है, वहां तो गाड़ी चलती ही नहीं है। फिर भी बेहिसी गई आलम है कि उनको पता नहीं चला। वो आ करके तकरीर दे करके बयानबाजी करके और चले भी गए। वर्ल्ड बैंक का एक मंसूबा था, एक पुल का इफ्तिताह था, वो करके और मेरे सरकार खरामा चल दिए। तो क्या उनको एक दफा भी ये ख्याल नहीं आया होगा कि भाई ये मेरी गाड़ी इतना फुदक क्यों रही है? सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, तुम लोग जाओ जहन्नम में। कोरोना नहीं होने दूंगा, कुत्ते के काटे का तुम जानो भाई। बिल्डर माफिया कितनी खूबसूरती से अपने मोहरे चल रही है। आप ये देखिए, सदर मुअज्जम कराची आते हैं, उनके कराची आने की पादाश में कराची वाले नमाज पढ़ने नहीं जा पाते हैं।
लेकिन सदर मुअज्जम को वक्त मिल गया बिल्डर माफिया से मिलने का। बिल्डर माफिया एक कमरे में बिठा करके सदर मुअज्जम को कैद करके एक फोटो सेशन करने में कामयाब हुई, जिसके बाद सदर मुअज्जम का बयान आया, जिस पर मैं आरफीन नामा में बात कर चुका हूं। सदर मुअज्जम ने कहा कि वाकई ठीक कह रहे हैं आप, ये एक बहुत बड़ा मसला है, मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। जैसे कि दीगर मसले उन्होंने हल करा दिए, ये मसला भी हल करा देंगे। फोटो सेशन से जितनी वर्थ लेनी थी वो ले ली बिल्डर्स ने, और उसके बाद आप देखिए, मैं कहता हूं सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे बराए फला 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 से बयान दगवा दिया। कौमी अखबारात ने उसको नुमाया कवरेज दी कि जो कराची में तोड़ फोड़ चल रही है इस पर हमें शदीद कंसर्न है। अक़वाम मुत्तहिदा को फालिज हो गया था। कराची में जब अलादीन वालों के पेट पे लात पड़ी थी, अक़वाम मुत्तहिदा का दिल दिमाग सही नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम मुत्तहिदा के चाचे मामे मौत पड़ी थी उनको समझ में नहीं आ रहा था। कराची में एक दिन में 100 आदमी मारे गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक प्रेस रिलीज नहीं भेजी, और ये हमारे जमहूरियत के मामे तरकीब नंबर 313 के जरिए बिल्डर माफिया को, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को और दरहकीकत अपने मफादात को कितनी खूबसूरती से तहफ़्फ़ुज़ दे गए। गरीब का कारोबार उजाड़ दो, गरीब के पेट पे लात मार दो, गरीब तो पैदा ही मरने के लिए होता है। इमरान खान का अगर बनी गाला रेगुलराइज नहीं हुआ तो फिर सोच लेना। और चूंकि इमरान खान का बनी गाला रेगुलराइज हुआ है तो आज वायसराय सिंध की जुबान पर वही आया है जो आना चाहिए था, उन्होंने वही आड़ लिए। उन्होंने कहा बनी गाला हो सकता है तो यह क्यों नहीं हो सकता। अब जबकि बनी गाला को बचाना था तो बचाया गया, अब इसको बचाया जाएगा नस्ला वालों को। जमशेद क्वार्टर वाले, मार्टन क्वार्टर वाले, वो अपनी खैर मनाएं, वो अपनी खैर मनाएं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने वाज़ेह हिदायत कर दी थी वो क्या कदम उठाती है। क्या वायसराय सिंध के इस एक ऐलान को जो रेगुलराइज करने के लिए सामने आया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से कोई सोमोटो, कोई नोटिस, कोई इस पर अमल दरामद कुछ होता है या नहीं होता, या वाकई इस मरतबा भी पाकिस्तान में वही सब कुछ देखने के लिए मिलेगा जो हम 70 सालों से देखते आ रहे हैं कि उमरा को हर काम करने की छूट है, और अगर कानून का निफाज आता है तो वो किसी फुटपतिये, किसी मिडिल क्लासिये के लिए है। अब साबित करना पड़ेगा इदारों को कि वो कितने आज़ाद हैं। मैं अपने मेहमानों को तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ अली परवेज़ मलिक साहब मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद हैं, सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ स्टूडियोज़ में बैठे हैं, और फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को शो में शिरकत पर खुशामदीद कहते हुए सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सर हुकूमती दावे एक मरतबा फिर धरे रह गए, पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी गई, लेकिन आप घबरा तो नहीं रहे? पहले तो ये बताइए। नहीं सर, क्यों घबराएं, आप हमारे दोस्त हैं, दोस्तों के साथ बैठने से कोई घबराएंगे क्या? लेकिन बिजली की कीमतें बढ़ने पर भी आपको कोई घबराहट होनी चाहिए थी। नहीं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, उस पर भी घबराहट होनी नहीं, वो तो दूसरी बात है। अच्छा, आप, मैं समझा कि आपने कहा कि मैं मेरे सवाल से मैं हंटर वाली हूँ सर, मैं इतना डरावना थोड़ी हूँ। सर बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं मिडिल क्लास, क्या अपर मिडिल क्लास मुतासर हो रही है, अपर क्लास भी मुतासर होगी, पर सबसे ज़्यादा 60 से 70% जो हमारे गरीब हैं वो ज़्यादा मुतासर होंगे। बिजली, उसके बाद हर चीज़ जो महंगी हो रही है, पेट्रोल के साथ आपके जो कीमतें बढ़ रही हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। मैं आपको ये बताऊं कि एज अ डॉक्टर मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रोज़गार भी उनसे छिन रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर है या जो गवर्नमेंट सेक्टर में ख़ास तौर पर वफाकी इदारे के अच्छे खासे बड़े बड़े ऑफिसर्स हमसे राब्ते में, उनके रोज़गार भी डाउन साइजिंग की बातें हो रही हैं, तो वो बड़ा ख़तरनाक हालात है। देखिए आरफीन साहब, एक चीज़ माननी चाहिए कि इस वक्त कोरोना है, इस वक्त चल रहा है सारी दुनिया में। आज यूरोप सारा लॉकडाउन के लिए जा रहा है, आपका बांग्लादेश लॉकडाउन में चला गया है, हिंदुस्तान में ठीक ठाक अमवात हो चुकी हैं, कहीं भी सारी दुनिया में सबका खैर हो। पर ये अजीब मुल्क है जो कह रहे हैं कि कोरोना भी कंट्रोल में है, तरक्की भी हम कर रहे हैं, रोज़गार भी हम दे रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, और 5 से 6% हम जो है जीडीपी करेंगे। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक कह रही है कि माइनस में आ रहा है, और वर्ल्ड बैंक को क्या पता, वर्ल्ड बैंक वालों को कुछ तो अब ये बादशाह लोग हैं, और ये आप मेरे ख्याल है ज़्यादा ही बदगुमान है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अली परवेज़ मलिक साहब, सर कुछ ज़्यादा ही बदगुमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। वो तरक्की जो नविश्ते दीवार की तरह से रोज़े रोशन की तरह आया हैं, उनको नज़र नहीं आ रही, उनको अभी भी गरीबों की पड़ी है।
सिर्फ 3 रुपए पर यूनिट का हलाल इजाफा हुआ है सर। पिछले वाले तो चोर और डाकू थे। हुज्जाज कराम की हुकूमत में ये जो अवाम के साथ हो रहा है, कुछ फरमाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आरफीन साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, आपने अपनी ओपनिंग में जो सूरत हाल बताई वो नहायत ही अफसोसनाक है, पर जिस तरह हर चीज़ में कोई ना कोई मुस्बत पहलू होता है, मेरे ख्याल से हमें जिस चीज़ का यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए वो ये है कि इमरान खान साहब जो यहाँ पे लोगों को चूरन बेचते थे उसको एक दफ़ा एक्सपोज होना बड़ा ज़रूरी था, ताकि लोगों को पता चल जाता ये कितने कामयाब, कितने कॉम्पिटेंट लोगों का टोला है जो यहाँ पे आके हर हुकूमत के ऊपर उंगलियाँ उठाता रहा था। अब आपने जो चंद बातें की मैं उसकी तरफ इशारा कर दूं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस कमर तोड़ क्या कहते हैं गर्मी के अंदर जो बिजली की सूरत हाल है, आप मुझे बताएं कि कीमत को तो एक साइड पे कर दें, पिछले 3 साल से ये हमें क्या बताते रहे कि जी इस मुल्क के अंदर वाफिर यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत है, जिसको जब वो ताकत में या पावर के अंदर आई उसको 18-18 घंटे लोड शेडिंग का सामना था, तो इन्होंने आके खुद हमें इनके वजीरों ने क्या बताया कि जी यहाँ पे वो इतने पावर प्लांट लगा के चले गए हैं कि हमें उनकी जरूरत भी नहीं थी। तो आज इनसे कोई पूछने को ये है कि यहाँ पे बताएं भाई, अगर हमारे पास वाफिर पावर प्लांट मौजूद हैं तो इस गर्मी के अंदर क्यों आप 8-8 घंटे की लोड शेडिंग एक दफा फिर आपने शुरू कर दी है। आपने कीमतों का बिल्कुल ठीक बताया। तकरीबन जो मेरा अपना जाती अंदाजा है, ऐसे ऐसे यहां पे स्लैब्स मौजूद हैं जिनकी कीमतें पिछले 3 साल में दुगनी हो गई हैं, पर इसके बावजूद सर्कुलर डेट जो आपका है वो 2400 अरब को छू रहा है। 3 सालों के अंदर इन्होंने उसको डबल कर दिया है। ये इतने काबिल हैं। इसके अलावा जो आपने पेट्रोल की सूरत हाल बताई आरफीन साहब, हमने बजट के अंदर जब बहस की वहां पे बताया कि आप परेशान मत हो, ये 3 रुपए वाला मामला नहीं है। अब इन्होंने जो पीडीएल का बजट के अंदर 610 अरब का टारगेट रखा हुआ है, ये मैं आपके प्रोग्राम के अंदर लोगों को जो आगे महंगाई की सुनामी आने जा रही है उसके लिए पहले उनको मैं वार्न करता जाऊं। ये जो इन्होंने 610 अरब रुपए का टारगेट रखा है, आप देखेंगे अनकरीब पेट्रोल की कीमत के अंदर ये 25 रुपए के करीब पर लीटर इजाफा करेंगे, और उसके बाद जो महंगाई की लहर आएगी वो भी आप देखेंगे और हम भी देखेंगे। और आपने बताया कि जी वजीर आजम साहब को कितना इस चीज के बारे में कंसर्न है कि वो छुट्टी के ऊपर नथिया गली चले गए, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उनकी इस नथिया गली की छुट्टी के ऊपर क्यों परेशान हो रहे हैं। ये तो वजीर आजम वो है जब इस मुल्क के अंदर एक डेंगू की वबा फैली हुई थी उस वक्त भी जाके नथिया गली में बैठ गए थे, और जो यहां पे चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब उस पे काम कर रहे थे तो उनको किन अलकाबात से याद करते थे। क्या आप भूल गए? क्या आप भूल गए कि जब सारा मुल्क लॉकडाउन के अंदर था, पीआईए का त्यारा क्रैश किया आपके शहर में लैंड करते हुए, उसके बावजूद कि उस ट्रेजेडी में वो कराची जाते, वहां पे लवाकिन के साथ खड़े होके इज़ारे हमदर्दी करते, वो उस वक्त भी कहां पे मौजूद थे आप मुझे बता दें। उसके बाद आपने बताया अगर आप तवक्कुफ फरमाएं, क्योंकि ये हमारा अगला मौजू होगा, मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर भी बात करूंगा। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर ज़हमत की अज़हद माजरत जनाब, मैं शुरुआत आपसे करना चाह रहा था लेकिन बहरहाल सर ये मुझे बताइएगा, हुकूमती दावे एक मरतबा फिर जैसा कि मैंने कहा कि बूदे साबित हुए। पेट्रोल के बाद अब बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, फ़ी यूनिट 3 रुपए का हलाल इजाफा हुआ है। सर कुछ रोशनी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरे फाजिल दोस्त हैं, अब तो मुझे आपको करेले खाने की बजाय अक्ल कुल होने का भी दावा जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको मुबारकबाद देने की ज़रूरत है। सूरत हाल कुछ ऐसी है मेरे उन दोस्तों के लिए, ये टैक्स का हदफ पूरा किया या नहीं किया। अगर मईशत सही नहीं चल रही तो टैक्स का हदफ कैसे पूरा हुआ। दूसरी चीज़ मोटरसाइकिलों की बढ़ने की, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सारी वर्ल्ड बैंक नहीं दे रही आप लोगों को फिगर्स, ये आपकी लोकल इंडस्ट्री दे रही है। जो आपकी वीट आउटपुट है वो आपकी लोकल एग्रीकल्चरिस्ट दे रहा है, आपके जो गन्ने की आउटपुट है वो लोकल एग्रीकल्चरिस्ट दे रहा है, आपके राइस की आउटपुट लोकल दे रहा है, आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो दुनिया में वेरीफाई स्टेट बैंक करके दे रहा है। आप किस इदारे के फिगर्स को मानते हैं, प्राइवेट या सरकारी? दोनों के लिए आए, मैं उनकी फिगर्स आपको ला के दे देता हूँ और आप फिर देख लीजिए। जहाँ तक तरक्की का ताल्लुक है, तरक्की के मेजर करने के जो तरीके आप लेना चाहें वो ले लें, और हम उसको साबित कर सकते हैं कि ये जो फिगर दी है 3.94, जब तक ये जून के पूरे अकाउंट्स आएंगे इंशाल्लाह ये 4 को भी क्रॉस कर जाएगी। 4.02 मेरी ज़ाती प्रोजेक्शन है, वो वेरीफाई हो जाएगी, उस वक्त बात कर लेंगे।
तो अब आपकी जो कीमत की बात आई, पेट्रोल की कीमत कसम खा के कह दीजिए नीरुल अरफीन साहब कि हर माह के आखिर के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं तब्दील करती थी या आसिफ अली जरदारी की नहीं, एक तब्दीली लेके आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमने वो जो महीने वाली थी उसको प्राइस रिव्यू हम 15 दिन पे करने लगे। उसकी वजूहात मैं आपके पहले प्रोग्राम में बता सकता हूँ, चाहेंगे दोबारा भी बता दूंगा। दूसरी चीज, ये प्राइसेस जो हैं लिंक्ड हैं इंटरनेशनल ऑयल मार्केट प्राइसेस से, वो पीटीआई नहीं कंट्रोल करती। जो चीज कंट्रोल करती है वो सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, दो चीजें। आप कल का बिजनेस रिकॉर्डर देख लीजिए, पूरा ग्राफ आया है, पीडीएल इज एट इट्स लोएस्ट लेवल और सेल्स टैक्स इज इट्स लोएस्ट लेवल, यानी गवर्नमेंट ने अपनी रेवेन्यूज कम की है कि गरीब आदमी पे असरात कम हो। आज के डॉन में और बिजनेस रिकॉर्डर में बाकायदा ट्वीट्स भी आई हुई हैं, देख लीजिए कि रीजनल प्राइसेस के लिहाज से किस मुल्क के अंदर सबसे कम प्राइसेस हैं इस रीजन में पेट्रोल की। हम इसी दुनिया में रहते हैं, पेट्रोल पाकिस्तान खुद नहीं पैदा करता, इंपोर्ट करता है। जहाँ तक बिजली का निर्खनामा है, बिजली के निर्खनामे में तब्दीली नहीं है, ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो आया है, जो खर्चे का है, तेल की कीमत बढ़ने की वजह से वो है। अब आया कि जी बिजली ज़्यादा पैदा हो रही थी और पहला चार्ज तो मैं ये लगाऊंगा, ये मिक्स किसने बनाई भाई? ये कितनी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर इतने पावर प्लांट्स क्यों लगाए? हाइडल इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं डेवलप की थी नवाज शरीफ साहब ने? इसलिए कि उसमें कमीशन नहीं मिलती थी, इससे कि वो लगाती है वापडा तो सरकारी इदारा है, उसमें कमीशन नहीं मिल रही थी। ये तो बड़ी क्लीन कट कमीशन थी कि बाहर मिल जाती थी। तो इसलिए आपने सारे इंपोर्टेड फ्यूल्स पे लगाए हुए प्लांट्स क्यों लगाए? थर्मल है, आपने सोलर एनर्जी कितने सेंट्स पे किया था? आपने किया है 17 सेंट पे। तहरीक इंसाफ ने कितने पे किया है? 5 सेंट के ऊपर। आपने जो कतर से एलपीजी लेके आ रहे थे वो कितना कहा था? ब्रेड क्रूड ऑयल से 13% ऊपर। तहरीक इंसाफ ने एडिशनल फ्यूल का उसी गवर्नमेंट से किया 10%। कितने पैसे बचे ओवर द इयर्स वो हमें बता दीजिए। राइट तो सर, ये सारी आप यकीन जानिए आपने अपने मुफस्सिल जवाब में मेरे सारे सवालात पूरे प्रोग्राम के लिए छीन लिए हैं। और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जिस मेज़ पर बैठ करके प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं मेज़ के ऊपर बैठ करके और ताता थैया करूँ, क्योंकि मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं किसी और देश की बातें कर रहा हूँ। जितनी खूबसूरत गुफ्तगू अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके मर्तबे मंजिलत में इजाफा फरमाए, आपने सब बर्बाद कर दिया, छीन लिया मुझसे। मतलब सर इतनी सारी चीज़ें आपने मुझे बता दी, लेकिन आप यकीन कीजिए जिस जगह से, मुमलिकत के जिस हिस्से से उठ के जिस हिस्से में आकर के मैं बैठ करके आपसे सवाल पूछने का तमन्ना ही था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ताल्लुक़ इंसानों की उस नस्ल से है ही नहीं जिसने पढ़ा लिखा होता है। क्योंकि ये जो डिजिट के गोरख धंधे में आप मुझे उलझा रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं तो पहला आदमी हूँ जो मैं ऑन एयर कह चुका हूँ, बारहा कहता रहता हूँ कि मुझे आदादो शुमार का गोरख धंधा समझ में नहीं आता, मैं इसीलिए उसमें जाता नहीं हूँ। और आपने वही चीज़ को पकड़ करके और मुझे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बर्बादी हो गई। 3 रुपए यूनिट बढ़ाने का मतलब कितने घरों को आपने जो है वो एक वक्त के खाने के ऊपर महदूद कर दिया। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पेट्रोल के इजाफे के बाद बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो हमारी कमर पर किसी दुर्रे की तरह से पड़ रहा है। लेकिन आपने जो ये अभी गीत सुनाया है मुझे अब यकीन कीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, माँ सिवाय इसके कि मैं अपने अगले मेहमान की तरफ से दौड़ जाऊं। कहीं कोई और जवाब आपकी तरफ से आ गया तो फिर मैं गड़बड़ा जाऊंगा। थोड़ा सा अगर आप अगला सवाल भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी तरफ आता हूं सर। इससे पहले कि आप मुझे बिल्कुल ही कंगाल कर दें ज़हनी तौर पर, मैं आता हूं जी। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सर सवाल कोई नहीं है, कुछ भी, कोई गीत माला सुनाइए, कोई शेर वेर सुनाइए, बात खत्म। पाकिस्तान अपनी तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। लेट्स एंजॉय, लेट्स सेलिब्रेट। सर मैं कुछ एक बात कहूँ? जी जी प्लीज़। मैं एक साइंटिफिक सोच रखने वाला हूँ। ये दुनिया कहते हैं फिज़िक्स में कि 11 डायमेंशन है, हम अभी तक 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन में फंसे पड़े हैं, 3 डायमेंशन में। तो जब इंसान तरक्की करके 6ठे या 7वें डायमेंशन में आएगा तो वो यहाँ भी बैठा होगा, वो मरीख में भी बैठा होगा, किसी और प्लेनेट में भी बैठा होगा। और ये कहते हैं फिज़िक्स में, कहते हैं साइंटिस्ट कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो फिरदौस नकवी साहब हमारे अच्छे दोस्त भी हैं और उसके लिए मुझे बड़ा एहतराम है उनके, क्योंकि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, अच्छी स्पीच करते थे।
अभी जो इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनको जो बजट पर बहुत कम उन्होंने बात नहीं कर सके। तो अब ये है कि फिरदौस नकवी ने जो बातें की है कोई और डायमेंशन की है, 6 या 7वें डायमेंशन में, जहाँ आप होंगे, आप नूरुल आरिफीन भी इधर भी है, उस डायमेंशन में भी है जो आपको पता नहीं है, वहाँ कोई आइडियल सिचुएशन हो। इन अ लाइटर मूड प्लीज। जी अली परवेज मलिक साहब, सर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, इदारा शुमारियात की तस्दीक और महंगाई की शरह का 13.31% बढ़ जाना, सर मुझे समझाइए ये कैसे हमारे लिए ज़रूरी था और क्यों कर न इस बात पर सर तस्लीम खम कर दिया जाए। देखें आरफीन साहब, बात इस तरह से है कि आपने जो नकवी साहब का जवाब सुना उससे एक चीज़ तो लोगों को बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि इस हुकूमत का मसला क्या है। देखें, अगर आप डिनाइल के अंदर रहते हैं, अगर आप प्रॉब्लम को मानने को ही तैयार नहीं है तो आपने उसकी इस्लाह क्या करनी है। तो ये वो बुनियादी नुक्ता है जो मेरे ख्याल से नकवी साहब ने खुद ही आपके सामने एक्सपोज कर दिया। अब दूसरी बात इन्होंने की कि जी PDL जो था हमने 0 पे कर दिया हुआ है और हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा तो बुनियादी सवाल ही ये था कि भाई बजट के अंदर जो 610 अरब रुपए रखे हुए हैं तो इसका क्या मतलब है कि अगर PDL 0 है तो वो 610 अरब रुपए तुम किस तरह इकट्ठे करोगे। तो क्या उसकी वजह से ये 25-30 रुपए पेट्रोल को महंगा करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इनके जो शौकत तरीन साहब ने हमें अलिफ लैला की कहानी आके पिछले महीने सुनाई है असेंबली के फ्लोर के अंदर, वो एक झूठों का पलंदा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और हर महीने यहां पे एक मिनी बजट आएगा जो लोगों की, गरीबों की कमर तोड़ देगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जी हमने रिकॉर्ड रिमिटेंसेस लेके आए। देखें, अगर दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ट्रैवल खत्म हो गया है, लोग अपनी दुकानें बंद करके, अपने कारोबार बंद करके सेविंग्स मूव कर रहे हैं वापस पाकिस्तान, उसका ये क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ले लें। कहते हैं रिकॉर्ड फसलें हुई कॉटन की, मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल रिकॉर्ड फसल हुई है, पर रिकॉर्ड कम फसल हुई है। 50-60 लाख गठरी हुई है जो 1 करोड़ से ज्यादा गठरी होती थी, उसकी बात नहीं करेंगे। कहते हैं गन्ने की रिकॉर्ड फसल हुई है। तो मुझे बताएं 110 रुपए किलो चीनी क्यों मिल रही है यहां पे? क्यों आटे की कीमत यहां पे लोगों की, आम आदमी की पहुंच से दूर है? क्यों यहां पे जो इन्होंने जो मुर्गी का गोश्त है आज 500 रुपए किलो है और उसके बावजूद इस बजट के अंदर इन्होंने जो वहां पे सेल टैक्स फीड के ऊपर लगा दिया? क्यों इन्होंने पूछे कि जो यूटिलिटी स्टोर का बजट जो पिछले साल 8 अरब का था क्यों इन्होंने 6 अरब का कर दिया? अगर इतनी यहां पे दूध और शहद की नहरें बह रही थी। परवेज मलिक साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे यहां इमीडिएट ब्रेक, ये ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूद आते हैं जिनका अहाता करना मकसूद है। वेलकम बैक नाजरीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब जाएंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास। चार्जशीट काफ़ी तवील हो चुकी है। अली परवेज़ मलिक साहब ने मेरा ख्याल है कि जिन मौज़ूआत का अहाता किया था उस पर यकीनन कोई ना कोई वजाहत देना मकसूद होगी फिरदौस शमीम नकवी साहब को। सर कोई सवाल नहीं, सिर्फ आपकी वजाहत, कोई जवाब, कोई वजाहत अगर कुछ करना चाहें आप। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने पहली चार्जशीट जो लगाई थी उसके जवाबात मैंने दिए। दूसरे राउंड में उन्होंने किसी को निगेट नहीं किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए उनके पास निगेट करने को कुछ नहीं। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, हम बेतहाशा प्रोग्रामों में इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ा मसला जिसकी हल की तरफ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वो है कीमतें। लेकिन उसमें हमने 2-3 चीज़ें की हैं जिससे गरीब तबके को कोई ना कोई सपोर्ट मिले। और उसके अंदर यूटिलिटी बिल्स के लिए हमने बाकायदा काम किया। हमने एग्रीकल्चरिस्ट को जो है वो किसान कार्ड लेके आए हैं। हम उसके अलावा जो है लोगों को दूसरे अल्टरनेट कारोबार या सेकेंडरी इनकम के लिए जो हमारी स्कीमें चल रही हैं कि हर शख्स को विदाउट कोलेटरल 5 लाख रुपए तक का कर्जा मिल सकता है जिससे वो दूसरे काम कर सके और अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सके। फिर जो वो भी नहीं कर सकते तो उनके लिए एहसास प्रोग्राम बनाया। एहसास प्रोग्राम में डायरेक्ट कैश सब्सिडी दी। जिन लोगों ने काम करने के लिए अपना शहर छोड़ के आए उधर हमने पनाहगाहें बना रहे हैं और पनाहगाहें चल भी रही हैं कि वो लोग वहाँ आके रह भी सकते हैं, खाना भी वहाँ खा सकते हैं, लंगर से खाएं, पनाहगाह से खाएं। तो और बाकी जो पैसे बचे वो अपने घर वालों को भेज सके। टूरिज़्म की इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम फैला रहे हैं। नौकरियों में अल्हम्दुलिल्लाह खातिर खा इजाफा होना शुरू हो चुका है। इससे कि सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर ने ये ऐलान किया कि उन्होंने तकरीबन इस 1 साल के अंदर 6 लाख से ज़्यादा नौकरियां ऐड की हैं। इसी तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने
खुद अनाउंस किया कि हमने भी जो है अपने इसमें 4 लाख नौकरियां की हैं, तो नौकरियां बढ़ रही हैं और इंशाल्लाह जो है आवाम की शकत भी बढ़ाएंगे और कीमतों को भी कंट्रोल करेंगे। 13.3% नहीं है जो इस साल की आगे आई है अदाद शुमार के लिहाज से, जो लेटेस्ट आया था वो 0.82%। अच्छा सर, आपने अभी मेरी मालूमात में इजाफा किया कि 6 लाख नौकरियों को इजाफा हुआ है, विच इज़ वेरी ग्रेट। ये बहुत खुशाइंद है, यकीनन इस पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। मोहल्ले की दुकान से आधा किलो मिठाई मेरी तरफ से ख़रीद के और आप गरीब बच्चों में बांटिएगा। लेकिन पूछना ये था कि वो जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे 22 लाख नौकरियों के, जो खैर से आपकी हुकूमत और फिर ऊपर से एक और नई मुसीबत यानी कोरोना आने के बाद हम गंवा बैठे थे, इसका एतराफ़ सदर मुअज़्ज़म कर चुके हैं। काइंडली तरदीद में मत उलझाइएगा सर। उन 22 लाख नौकरियों में से ये 6 लाख रुपए नौकरियों की रिकवरी हुई, तो अब ये मकाम फ़िक्र है या ये बिल्कुल जिसको कहते हैं इतनी ही इत्मीनान की बात है जिसका आपने तज़किरा फरमाया? और दूसरी बात, आपने कहा कि नौकरियां मिल रही हैं, फ़ज़ा हमवार हो रही है, दिस दैट। सर नौकरियां तो सिर्फ लोगों को मिल रही हैं और उनको भी डायरेक्ट वजीर लगाया जा रहा है, वजीर, सफ़ीर या मुशीर। किसी आम आदमी को नौकरी मिलते हुए सर देखा नहीं, काइंडली रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि आपके ऐसे डायलॉग से नूरुल आरिफीन साहब मैं तो इम्प्रेस होता नहीं। बात सारी ये है कि हुकूमत का काम फैसिलिटेटर को होता है कि इकॉनमी को बढ़ाए और इकॉनमी जॉब्स क्रिएट करे। हम इस चीज़ पे यकीन ही नहीं रखते कि सरकार नौकरी देती है, ठीक है ना। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि मुल्क में हर साल जवानी की हद में आते हैं और एम्प्लॉयमेंट में उनकी एम्प्लॉयबल एज आ जाती है, 18 साल और उससे ऊपर होते हैं। उन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो बेरोज़गारी बढ़ती है। जहाँ तक मैंने जो फिगर्स 6 लाख की टेक्सटाइल की कोट की हैं वो उस लेवल पे कोट की हैं जो प्री कोविड लेवल पे चल रहे थे। उसके बाद अगर आपको रुपयों के लिहाज से देख लीजिए, जब 100 रुपये का नहीं, इनफैक्ट 68 रुपीज़ का डॉलर था उनके ज़माने में आसिफ अली जरदारी साहब के, तो 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई थी। अब 160 रुपये या 158 रुपये ले लें, करंट एवरेज ले लेंगे तो 160 आता है, तो अब 25.3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है। ज़रा रुपये वैल्यू में दोनों को इजाफा लगा लिए, डबल हो गई है एक्सपोर्ट इन रुपी टर्म्स। तो वो जो है वो कहाँ गया? वो सरमाएदारों के पास पैसा गया या उसका ट्रिकल डाउन को इफेक्ट आया या नहीं आया? तो प्लीज़ जो मैं फिगर्स कोट कर रहा हूँ वो एडिशनल जॉब्स एट प्री कोविड लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है तो चेक कर ले, ठीक है ना। जहाँ तक की बात यह है कि कितने वजीर ऐड हुए हैं, उन वजीरों की क्या इससे 3 गुना भी कर ले तो जो मुल्क का मसला है वो तो नहीं हल होगा। हमने 1 करोड़ नौकरियों का वादा 5 साल में किया। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिससे मेरा ताल्लुक है, मैं आपको बता सकता हूँ ये कि इस वक्त हाल कराची के अंदर ये है कि जिस मजदूर को मैं पहले 600 रुपये दहाड़ी पे लेता था, वो आज मेरे पास जो है 900 और 1000 रुपये की दहाड़ी पे भी मुझे लोग नहीं मिल रहे। मेसन्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, इन सब को जो है ये नापैद होते जा रहे हैं, इसलिए नापैद होते जा रहे हैं। मैं पीसीआर में सोहेल राना भाई साहब का नंबर ज़रा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं इनको कम से कम 2-3 लाख अफराद जो है मैं इनको अपने पास से दे सकता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं जिस आबादी में, जिस मुजाफाती इलाके में मैं रह रहा हूँ, वहाँ किसी के पास इतनी सहूलत बहरहाल नहीं है जो साहब फरमा रहे हैं। तो मैं इनको कम से कम एक हेल्प तो इनकी मैं कर देता हूँ। दूसरी तरफ सर अब मौजू को ज़रा आगे लेकर के चलते हैं, वरना ये बहस में ही प्रोग्राम इधर उधर हो जाएगा। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, नस्ला का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल होने के लिए जा रहा है, पूरा माहौल बाकायदा बना दिया गया था बिल्डर माफिया की तरफ से, और वो दौड़ धूप भी रंग लाई है। वो बिलावल साहब जो कहा करते थे कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, ये अंदाज़े तगाफुल भी अब वो साइड पे रख करके और मैदान में आए और उन्होंने कहा है कि हम किसी की नौकरी लेते नहीं, हम किसी की छत से घर से उसको बेदखल नहीं करते, हम लोगों को घर देते हैं। हम वहीं खटके थे कि ये कोई ना कोई फांदेबाजी का चक्कर है, और वही हुआ। आज वायसराय सिंध का ये बयान जिसमें उन्होंने नस्ला टावर को रेगुलराइज करने की बात की है, ये कोई बहुत अचानक सी वारदात तो नहीं हुई है, ये तो बाकायदा इसके लिए जहन साजी हो रही थी। पहले सदर मुअज़्ज़म को पकड़ करके और एक तायदी बयान दागना, उसके बाद फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा, जो ऐसे तो कहीं नहीं नज़र आता, लेकिन इस एक माफिया के वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे भी बयान ले लिया गया किसी प्रेस रिलीज के पर्चे पर,
और ये मीडिया जो गूंगे का गुड़ खा के बैठा है। तो अब यानी रावी चैनी चैन लिखता है अब सब खैर है, नस्ला नहीं गिरेगा, मसला हल हो जाएगा माफिया का। देखिए मसला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म किया है उस पर तो अमल दरामद हर हुकूमत करती है और हम भी करेंगे डेफिनेटली। तो फिर ये वज़ीर आला साहब क्या नहीं, मेरी बात सुने। अच्छा। आज वज़ीर आला ने ये कहा है कि ये जो गुजर नाला और ये जहाँ से डिस्प्लेस पर्सन होंगे 6,500 उनको हम जो है लैंड दे रहे हैं 80 गज़ के हिसाब से, वो 6.5 हो या उससे कुछ ज़्यादा या उससे कम जो भी है। और एक दरख्वास्त भी हम जो है सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल सिंध के 3 दरख्वास्तें जो मैंने सुनी अखबार में नहीं पर मैंने सुनी जो उनकी चल रही थी, तो वो दरख्वास्त भी दाखिल कराएंगे सुप्रीम कोर्ट से। गाइडलाइन या जो पैसा हमारा जो बैरिया टाउन में जो सुप्रीम कोर्ट को मिला है तो वो मिले तो फिर हम यहीं इन्हीं लोगों पर हम इस्तेमाल करें। बाकी जो आपस की बात है, मतलब ये सिंध सरकार का तमाम तर फोकस जो होता है ये पैसा हथियाने पे होता है। मतलब विफाक उससे आपको पैसा चाहिए। बहरिया टाउन आपको शुक्र है आप लोग प्रोग्राम में आने का चार्ज नहीं करते, वरना हमें मेहमान कहाँ से मिलते, ये आप लोगों की मेहरबानी है। लेकिन सर पूछना ये था कि पैसा सिर्फ लेना ही मकसूद होता है या पैसा देने पे भी यकीन विश्वास करते हैं आप लोग? देखें पैसा हम दे रहे हैं मगर ये पैसा सूबे सिंध का है जो कि वफाक के पास है और वो सिंध में ही लगे। नेचुरली वो जो भी चीफ मिनिस्टर होगा, आज हम हैं कल कोई और होगा, ये पैसा तो इस सूबे का है तो वो सूबे को मिलना चाहिए। और अगर वो नहीं भी मिलता है तब भी ये जो डिस्प्लेस हैं उनको हम जो 80 गज़ भी देंगे और उसको कंस्ट्रक्ट कर भी देंगे। और वफाकी हुकूमत ने ये कहा है कि 2 साल के लिए हम इनको रेंट भी दिलाएंगे। अब वो 2 साल के लिए वो रेंट किस तरह दिलाते हैं दैट आई डोंट नो, वो नकवी साहब बता सकते हैं। पर हम नेचुरली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर अमल दरामद तो करना पड़ेगा, अमल दरामद करना पड़ेगा। ताहम आपके बयान में और वज़ीर आला सिंध के यानी मुराद अली शाह साहब के बयान में ज़रा तजाद है, क्यों है इसको ज़रा थोड़ा सा डिग आउट करते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, सर सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद जो दूसरी तरफ नस्ला टावर को रेगुलराइज करने का इंदिया है, सर थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा ताकि हम ज़रा सा ये वजाहत कर पाएँ अपने नाजरीन के सामने कि कानून का नफाज एक बिल्डर के ऊपर भी हो सकता है या सिर्फ हम कानून के दायरे में एक गरीब, एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लासियों को लेकर के आने की तमन्ना ही है? देखें आरफीन साहब, मुझे आप क्योंकि पिछले जब मैं बात कर रहा था पिछले सेगमेंट में आपको ब्रेक पे जाना पड़ा तो मुझे ये मालूम नहीं है कि वो बात कंप्लीट हुई कि नहीं। मैं 1 मिनट आपसे लेते हुए, आपने जो मेरे से सवाल किया था वो ये था कि चीज़ें महंगी क्यों हो रही हैं अगर इतने अच्छे हालात हैं। तो उसका जो बुनियादी नुक्ता मैं पेश करना चाह रहा था वो ये है कि क्योंकि ये एक ATM नवाज हुकूमत है जिसके अंदर इनके खर्चे कोई और उठाता है, फिर इनको फ़र्क फैसले करके उनको नवाजना पड़ता है ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकें। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से आज चीनी 110 रुपए किलो है। मुझे बताएं इनकी जो शुगर कमीशन रिपोर्ट है उसके अंदर क्या ये नहीं लिखा हुआ कि 40% जो मार्केट है वो जहांगीर खान तरीन, हुमायूं अख्तर और खुसरो बख्तियार की है। तो वो किस पार्टी के साथ वाबस्ता है, वो किसकी काबीना के अंदर बैठते हैं, मैं यहां पे बात छोड़ देता हूं। देखें अब उसके बाद इन्होंने कहा कि जी काबीना के अंदर अगर इससे ज्यादा 3 गुना भी वजीर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा वो हामिद मीर साहब का इंटरव्यू 1 सेकंड के लिए याद कर लें जिसमें इमरान खान साहब ने हमें बताया था 18 नहीं 20 नहीं 17 लोगों की काबीना होगी और उसके जरिए इस मुल्क को चलाया जाएगा। कहते हैं नौकरियों की यहां पे रेल पेल है। अगर मैं इनका जो गोरख धंधा है वो मान भी लूं आरफीन साहब, तो पिछले 3 साल के अंदर जो एवरेज ग्रोथ रेट निकलती है ना वो 2% के करीब है, जिसका मतलब यह है कि हर साल इन्होंने 8 लाख नौकरियां क्रिएट की हैं, जबकि आपका हर साल 20-25 लाख बंदा जॉब मार्केट के अंदर आता है। तो 12-15 लाख जो आपका बंदा जिसको नौकरी नहीं मिली पिछले 3 साल में, क्या वो 45 या 50 लाख बंदा वो यहां पे बेरोजगार हुआ है कि नहीं हुआ, उसके ऊपर ये जवाब नहीं देंगे। गोल गोल अपनी बिल्डिंग कितनी अच्छी हो गई है, अपने कारीगर को क्या ये नवाजने, ये इससे आगे नहीं देख सकते क्योंकि इनके ना लीडर के अंदर ये सलाहियत है कि वो अपनी नाक से आगे देख सके, ना ये देख सकेंगे। अब आपने बताया कि यहां पे क्या कानून का निफास,
एक आम आदमी और एक बिल्डर पे एक ही तरह होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मुझे बताएं, आज तक आपने कोई ये होते हुए देखा है? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि यहां पे वो दवाइयां महंगी होने की रिपोर्ट आई, जफर मिर्जा के ऊपर इन्होंने खुद इल्जाम लगाया कि उसने मास्क एक्सपोर्ट कर दिए हैं, वो क्या बाबर बिन अता जिसके ऊपर पोलियो की रिपोर्ट आई, बाहर से कंप्लेंट हुई कि भाई ये तो हमसे पैसे मांगता रहा। मुझे बताएं किसको इन्होंने करार वाकई सजा दी है, किसको इन्होंने मिसाल बनाया है कि चीजें बेहतर होना शुरू हो रही हैं? ये तो उसके बजाय अपना कभी बनी गाला रेगुलराइज कराते हैं। अब ये जिस टावर की तरफ आप इशारा करें, मैं कह रहा हूं इस तरह के 15 और टावर निकलेंगे जब FIA का ध्यान यहां पे अपने सियासी मुखालफीन की जुबानबंदी से हटा के इस हुकूमत की कारकर्दगी और इस हुकूमत की चोरी जो पिछले 3 साल में हुई है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास अनकरीब सामने आ जाएंगी। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी नवाज़ शो के आन पहुँचे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब। सर जनाब, अब हम बात किए लेते हैं, चूँकि आप भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और उस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसका रोना हम यहाँ बैठे हुए रो रहे थे। सर, नस्ला का मसला हल हो जाएगा? वो जो पेशंगोई हमारी थी जिसके बारे में मैं अभी इतनी तमहीद बांध रहा था, गोया अब सब चैन ही चैन है। मैं एक जो है जुमला कहूँगा अली परवेज साहब की, -1.4 से लेके जब 4% होती है तो 5.4% होती है। इन्हीं के हिसाब से 4 लाख नौकरी 1% इजाफे से होती है, तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल 22 लाख नौकरियों का इजाफा होना चाहिए, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हुआ। अब आते हैं, और मैं इनके बाकी का भी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जी आप रुक जाइए ना, मैंने आपको आप ही का हिसाब आपको समझा दिया। अब आइए नस्ला के टावर। सबसे पहले मसला ये है जो मैं समझता कि सज़ा उसको होनी चाहिए जिसने बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दी। दूसरी, उसकी ये सज़ा होनी चाहिए जिसने बिल्डिंग के दौरान अगर कोई गैर कानूनी बिल्डिंग बनाई उसको सज़ा होनी चाहिए। तीसरी, बिल्डर को भी सज़ा होनी चाहिए इससे कि वो उससे फ़ायदा उठाया। जिसको सज़ा नहीं होनी चाहिए वो ख़रीदार को नहीं। बिल्कुल ठीक। उन लोगों को जिन्होंने उस बिल्डिंग में अपार्टमेंट ख़रीदे उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि उसने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की NOC देख के ख़रीदा है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगाई है, और जब उसने ख़रीदा था और आज की कीमत में वो डबल भी हो गई होंगी या 1.5 टाइम्स हो गई होंगी। 7 साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि बिल्डर को सज़ा होनी चाहिए, तो वो जो माफिया है पूरा, बजाय बिल्डर को, सर आपने तो वाज़े अंदाज में कहा, वाशिगाफ अल्फाज में कहा, लेकिन ये बिल्डर माफिया जो है ये तो खुद बिल्कुल मासूम बन करके और सदर से भी मिल रहा है, और जो है वो वाइसराय सिंध को भी रिझा रहा है, बिलावल साहब को भी रिझा रहा है। इस माफिया की शान में 2-1 जुमले दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। मैं एक चीज़ बताऊं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अलादीन पार्क का एग्जाम्पल ले लेता हूं, ज़्यादा आसान हो जाएगा मसला टावर, लेकिन मसला एक ही। जब शहर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट हो जाए तो और कोई आदमी ने नाजायज़ तरीके से उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठाया हो, सज़ा देनी चाहिए उस बिजनेसमैन को जिसने कोई गलत काम किया। जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको ज़ाया ना हो, आप ज़रूर सज़ा दीजिए, पेनल्टी लगाइए उस बिल्डर को जिसने कानून तोड़ा, और उसको आप ऐसी करारदाद, ऐसी सज़ा दें कि मिसाल बन जाए। उसको बिहाइंड बार्स डाल दें, उसकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर लें, उसका एसेट्स को आप कन्फिस्केट करें, और उसको फिजिकली पनिश कर दें कि तुमने कानून की खिलाफ वर्जी की, तुमने लोगों को धोखाधड़ी की, तुमने जो बिल्डिंग का प्लान अप्रूवल किया था ऐसा ही होगा यहाँ। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा अली परवेज मलिक साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, फिरदौस साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। अली परवेज मलिक साहब, सर ये मुझे बताइएगा, गो के करीम ख्वाजा साहब की तरफ से इनिशियल एक वजाहत आ चुकी है, फिर भी ये जो अभी इख्तिसार के साथ फरमाया फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कि बिल्डर को भी सज़ा मिलनी चाहिए, सर आपको लगता है कि वो बिल्डर जो कभी खसारे में नहीं रहता, एक बिल्डर ने मुझे कहा था कि जहन्नम का पेट और बिल्डर का जो हिर्स और हवस है वो कभी ख़त्म नहीं होती, सर ये बिल्डर माफिया
अपने एक साथी, अपने एक खिलाड़ी को कभी हारने देगी। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद दगवा देती है, ये जो सदर मुअज़्ज़म को बैठ करके और मामला वन साइडेड पेश करके और अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी करवा देती है, आपको लगता है कि ये दीवाने का ख्वाब कभी पूरा हो सकता है, किसी बिल्डर को सज़ा होना? देखें आरफीन साहब, मैं सबसे पहले एक वजाहत कर दूं कि मैं उनमें से नहीं हूं जो एक दिन कहता है कि मैं अपनी एमएनएशिप से इस्तीफ़ा दे रहा हूं और दूसरे दिन कहता है मैंने उसको वापस ले लिया। मैंने जो आपके प्रोग्राम पे एक एक फैक्ट प्रोवाइड किया है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। इन्होंने पता नहीं फिर एक दफ़ा कोई अपना कच्चा हिसाब बना के बता दिया कि यहाँ पे दूध और शहद की कितनी नहरें बह रही हैं। मैं आपसे आज भी वही रिपीट कर रहा हूँ कि 3 साल के अंदर इनकी जो ग्रोथ है वो 2% से कम है कि नहीं है, और अगर वो कम है तो मुझे बता दें कि क्या 50 लाख लोग यहां पे बेरोजगार और ज्यादा हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये मेरा सवाल था जिसको ये उठा के फिर पता नहीं किसी गोरख धंधे के पीछे ले जाके इन्होंने छुपा दिया। अब आपने ये यहां पे कहा कि क्या बिल्डरों को जो यहां पे आम आदमी के पैसे लेके अपनी यहां पे बड़े बड़े महलात बनाते हैं और उनके साथ दगाबाजी करते हैं, उनको क्या सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैंने आपको कह रहा हूं बिल्कुल नहीं मिलेगी। मुझे इस केस के बारे में तो चाहे ना मालूम हो क्योंकि मैं लाहौर में बैठा हूं, पर इनकी जो बुनियादी सोच और तरजीह है वो ये है कि इन्होंने उन लोगों को जो इनके खर्चे उठाते हैं उनको नवाजना है, तो ये उसके अंदर किस तरह से उनको सजा दे सकते हैं? इन्होंने क्या चीनी वाले को दे दी? इन्होंने क्या आटे वाले को दे दी? इन्होंने क्या दवाई वाले को दे दी? इन्होंने क्या यहाँ पे जो पोलियो के पैसे लेके चला गया उसको दे दी? क्या इनके जो यहाँ पे बाकी के वजीरात के ऊपर इल्जामात लगे, वो पिंडी रिंग रोड वाले कहां पे गए? जुल्फी बुखारी साहब, वो सरवर साहब, मुझे बताएं मैं कहां से शुरू हूं और कहां पे खत्म हूं? यहां पे जब मुल्क के अंदर वबा की सूरत हाल है, कराची के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा, बिजली मुहैया नहीं है, तो सदर साहब अपने हल्के में नहीं जा सकते, बिल्डरों के साथ एक बंद कमरे के अंदर मीटिंग कर सकते हैं? तो आपको इसके अंदर अपना जवाब खुद ब खुद ही मिल जाना चाहिए कि इनकी क्या तरजीहात है। मैं इसके आगे आपको क्या बताऊं? राइट सर, गॉट योर पॉइंट। सर ये मुझे बताइएगा, करीम ख्वाजा साहब, जनाब मन सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं, नस्ला टावर को रेगुलराइज़ करने के लिए भी जा रहे हैं, और वही कन्फ्यूजन मैं थोड़ा सा मज़ीद उसकी वजाहत आपसे चाहूँगा। दूसरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की बात भी आप फरमाते हैं। सर ये एट द सेम टाइम बैक वक्त ये दोनों चीज़ें कैसे हो पाएंगी, कैसे कर पाएंगे आप? देखें, स्टेटमेंट ज़रूर उन्होंने दिया है वज़ीर आला साहब ने कि बनी गाला को रेगुलाइज किया गया और इसको नहीं किया गया, सही। पर अब इस पीपल्स पार्टी का बुनियादी तौर पर जो भी सुप्रीम कोर्ट कहती है हमें करना पड़ता है, नहीं करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स होंगी ना। तो हम उन्होंने इसका मतलब है होगा नहीं, देखे उन्होंने स्टेटमेंट इस तरह दिया, मैंने खुद सुना है नूरुल आफरी, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के हर चीज़ पर हम अमल दरामद करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये बातें कही है। पहली बात उनकी यही आई कि हम जो भी उन्होंने कहा बिल्कुल मानेंगे। तो सर वो तो सुप्रीम कोर्ट तो कह रही गिराओ, तो आज स्टेटमेंट तो ये करूं तो वो कह रही नस्ला टावर गिराओ, फारिग करो। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब बनी गाला को रेगुलाइज किया, ये बात लॉजिकल है वज़ीर आला साहब की, ये बात तो मैं सर तस्लीम करता हूं। अब उसके बाद क्या हम खुदा ना खास्ता कोई कंटेम्प्ट वाली बात करें क्या? वो नहीं करेंगे। नेचुरली वही चीज़ करनी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कंटेम्प्ट की तो बात हम नहीं कर सकते ना। पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो ने फांसी चढ़ गया, हमने कंटेम्प्ट की बात तो नहीं की ना। तो अब ये तो उसका जवाब तो मैं यही दूंगा कि उन्होंने खुद ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट, आप निकाल कर देख लें कि उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उस पर अमल दरामद। सर वैसे मुराद अली शाह साहब ने कोई बहुत ज़्यादा गलत बात तो नहीं कर दी, ये तो बात रोज़े रोशन की तरह आया है। अगर बनी गाला को रेगुलराइज किया जा सकता है तो नस्ला टावर के मकीनों ने क्या किया है? सर बात तो लॉजिकल है। देखिए, पहली चीज़ मैं दोनों मसाइल को एक साथ मिलाने की कोई तुकी नहीं है, इससे कि अगर आप इस पर पूरा प्रोग्राम करेंगे, पूरा प्रोग्राम करने को तैयार हूँ कि ये एक दफ़ा सेटल हो जाए कि बनी गाला में क्या चीज़ रेगुलाइज हुई है। ज़रा ये तो बताए ना ये लोग कि क्या काम ऐसा हुआ था जिसको रेगुलाइज किया गया, ये इन हजरात को कहे कि डिफ़ाइन कर दे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया बुनियादी तौर पर, वो कराची शहर में जो नाजायज़ बिल्डिंगें बनती आ रही हैं, जिसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के पैसे लिए जाते हैं, जिसके बेनिफिशियरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध होती है, नक्शे पास करने के पैसे लिए जाते हैं, जाली नक्शे पास किए जाते हैं, नक्शे के ख़िलाफ़ बिल्डिंगें बनती हैं, और उससे ये लोग जो हैं, आपको पता है किस किस के महल्लात कहाँ कहाँ बने, और मैं उनका जिक्र करने से कोई फ़ायदा नहीं। और
ये सारी चीज़ें देखते हुए और बिल्डिंग ट्रेड से कितना गहरा ताल्लुक है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का और मलिक रियाज साहब से कितना गहरा ताल्लुक है वो भी सबको पता है, और उनके ऊपर क्यों पेनल्टी इतनी लगी है वो भी सब लोग समझें कि क्या मसाइल थे, वो जजमेंट पढ़ लीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मकी हैं जिनका इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिविजुअल्स का, नॉट द बिल्डर। बिल्डर अगर कोई गलत काम करे उसे सज़ा दो और ऐसी सज़ा दो कि मिसाल बन जाए, लेकिन मेरे उन लोगों को, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, गरीब हो, अगर उनकी प्रॉपर्टी पे कोई सब्जेक्ट आता है तो उनको या तो उतना कंपनसेशन दो जो ऑल्टरनेट उसी लेवल की वो प्रॉपर्टी ले सके। लेकिन ये बताइए एक आम शहरी एनओसी को देखता है तो उसके बाद उसको और क्या करना चाहिए? किस इदारे की एनओसी हो? सुप्रीम कोर्ट एनओसी इशू करेगा या बिल्डिंग ट्रेड बंद कर दिया जाए? एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि इस बिल्डिंग में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आज आप फ्लैट लेने जाएंगे तो आप एनओसी ही तो देखेंगे, और जब एनओसी इशू कर दी गई, कितने कंट्रोलर ऑफ बिल्डिंग्स को अभी तक सजा दी गई है? क्या वो नहीं है कि किसके आदिल सिद्दीकी हैं और मंजूर काका हैं? कितने केसेस आए? सिंध गवर्नमेंट ने किसको करप्शन पे पकड़ा है? सबको कनाडा भेज देते हैं गुजार के किसी ना किसी तरीके से। ये कोई आज का वाक़या, आज भी ज्यादती हो रही है शहर कराची के साथ। बहरहाल शहर कराची की ज़्यादतियों पर तो मेरा ख्याल है कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं, लेकिन इस बारे में कमा हुक्कू कोई हक़ तो अदा नहीं कर पाएंगे। बहरहाल अली परवेज़ मलिक साहब, सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, तीनों मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत उठा रखी। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह बशर्ते फ़ुर्सत बशर्ते ज़िंदगी हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।